डोडो टीवी। दोस्तों अलविदा, अलविदा दोस्तों। भैया चाहत का ही खेल है सब, पैसे की हो, प्यार की हो या फिर दारू की। चाहत के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। ऐसा ही एक दोस्त था मेरा, जॉन। जनाब कॉलेज टाइम से ही लड़कियों के नहीं बल्कि दारू के दीवाने थे। भाई आज एग्जाम है, चल कॉलेज, वरना लेट हो गए तो बैक लगेगी और हम दोनों का बाप हमको घर से निकाल देगा। हाँ चलते हैं ना, बस 4 पैग मारने के बाद। बस ऐसे ही थे हमारे जॉन भैया। दारू से सच्चा वाला प्यार था उनको। लेकिन अब जॉन हमारे बीच नहीं रहा। मुझे आज भी याद है वो 26 जुलाई की रात, जोरों की बारिश हो रही थी। ओह सॉरी, आपको एक कमाल की शख्सियत से तो रूबरू कराना मैं भूल ही गया। ये शिल्पी है, बहुत बड़ी पियक्कड़। वोडका बहुत पसंद है इसको। जॉन से बड़ी वाली तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। घर वालों ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा दारू छोड़ दो। मैं घर वालों और पारो दोनों को छोड़कर यहाँ दारू पी रहा हूँ। बहुत बुरी चीज है यार दारू, नहीं पीनी चाहिए। तुझे क्या लगता है मानव, तू मेरी बात से इत्तेफाक रखता है या नहीं? तेरी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन देख, इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य है कुछ। हम पीना छोड़ देंगे तो देश को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? एफडीआई से। लेकिन जैसा मैं सोच रहा था, माहौल बिल्कुल भी वैसा नहीं था। शिल्पी के दिल में कोई बात थी जिसे वो बताना चाह रही थी, या फिर कोई गम जिसे वो कहना चाहती थी। दोस्तों अलविदा, अलविदा दोस्तों। दारू का नशा उतर चुका था। शिल्पी की लाश सामने पड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस हादसे को भुलाने की तमाम कोशिशें बेअसर थीं। जॉन तो मानो सदमे में था। अरे ना जाने क्या हो गया है, कुछ दिनों से बिन पिए चढ़ जाती है। अभी कुछ देर पहले यहाँ वोडका की 4 बोतलें रखी थी, न जाने कहाँ गायब हो गई। काहे चाचा, कहीं तुम्हारे ठेके पर भी उस चुड़ैल का दिल तो नहीं आ गया? सुना है वोडका की बड़ी शौकीन है। पानी सोडा कुछ नहीं मिलाती, सीधे बोतल मुंह से लगाकर गटागट गटागट पी जाती है। शहर भर के 12 ठेके खाली कर चुकी है। क्या पता अगला नंबर तुम्हारा हो। भैया, हमने तो धंधा ही बंद कर दिया। आप कहीं और से दारू ले लो। हम तो जा रहे हैं बनारस, गंगा जी में अपने पाप धोने। यार गगन, इस तरह से तो हम दारू के लिए तरस जाएंगे। हमारे पूरे शहर की दारू किसी ने पी ली। पुलिस तो ये भी पता नहीं लगा सकी कि वो इंसान है, जानवर है या कोई भूत। मुझे तो ये किसी भूत का ही काम लगता है। अच्छा एक बात तो बता, हमको पिछले 6 दिनों से दारू पीने को नहीं मिली, लेकिन तू अभी भी हैंगओवर में घूम रहा है। भाई चढ़ी तो है मुझे, कल बात करूंगा तुझसे। जॉन अपने घर चला गया और मैं अपने। लेकिन उस रात शहर में ठेके से नहीं बल्कि नेता के घर से दारू चोरी हुई। नेता तो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन पुलिस ज्यादा हरकत में आ गई।
नेताजी के घर की तलाशी ली गई तो करोड़ों रुपयों के ब्लैक मनी के साथ एक आईडी प्रूफ भी बरामद हुआ। टीवी पर आ रही न्यूज में जब उस आईडी प्रूफ पर मेरी नजर पड़ी तो मैं दंग रह गया। जॉन की आईडी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी शाम को तो वो मेरे साथ था, फिर घर निकल गया था। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? कॉल करता हूं उसे। जॉन तू कहां है? और तेरी आईडी उस नेता के घर में कैसे पहुंची? यूं तो हम भी जानना चाह रहे से कि इसका आईडी कार्ड हाड़े के करे था। यो तो गधे का मूत पिए नशे में चूर से। तू ही हमारे सवालों के जवाब दे दे। यो हाड़े के करे था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या था और क्यों था। मैं जल्दी जल्दी जॉन के घर पहुंचा। मेरी ओर के देखे है, तेरी बहू लागू सू। चल तावड़ी तावड़ी बता दे, इससे पहले तेरा पिछवाड़ा बंदर डला लाल कर दूं। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है और शाम को मुझसे मिला भी था। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सीधा अपने घर चला गया था। आप चाहो तो मेरे घर वालों से पूछ लो। इस बार दारू नेता की थी, इसीलिए पुलिस इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली थी। बस टेंशन इस बात की थी कि जॉन इस सब में कैसे फंस गया, और जॉन की वजह से मैं भी फंस गया था। अब तो बस जॉन ही होश में आकर कुछ कर सकता था। कहाँ हूं मैं? इधर कैसे आया? इंस्पेक्टर से ज्यादा जॉन के सवाल थे। जॉनी, जॉनी, बोल साले। हाँ जी। हाँ जी। पी है तन्ने? ना जी। झूठ बोला है के? वो रात हमें वहीं लॉकअप में ही बितानी पड़ी। रात होते ही जॉन उठा और सलाखें तोड़ने लगा। उसने सलाखों के बीच गैप किया और निकल गया। पुलिस वाले सो रहे थे, मैं भी पीछे दौड़ा। भाई कहां जा रहा है? हम कभी नहीं है, हम कभी नहीं है, हम कभी नहीं है, हम कभी नहीं है। भाई एक बार ये निपट जाने दे, तू जितनी कहेगा उतनी पिलाऊंगा। जॉन ने मुझे धक्का दिया और आगे चल दिया। सामने एक घर में दरवाजे को तोड़कर घुस गया और कबर्ड में रखी वोडका की बोतलें निकालकर पीने लगा। जिस तरह से जॉन दारू पी रहा था उसे देखकर किसी की याद आ रही थी। जॉन को जैसे कुछ हो गया था, कुछ अजीब, जैसे वो किसी के बस में हो। पुलिस तो शान पट्टी नहीं, उर्रे को मरले तावड़ी सी। जॉन रंगे हाथों पकड़ा गया था, लेकिन अभी कुछ और ही होना बाकी था। कुछ ऐसा जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। इंस्पेक्टर, मुझे दारू चाहिए। बहुत प्यास है मेरे भीतर। तू मुझे दारू पीने से रोकेगा तो तेरी मौत पक्की। मेरी तो डर के मारे बुरी हालत थी और इंस्पेक्टर की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। लेकिन अब मैं पूरा माजरा समझ चुका था। जॉन, तेरे बचने का कोई उपाय नहीं से। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। रुको इंस्पेक्टर, ये जॉन नहीं शिल्पी है। हाँ, हमारी शिल्पी, जो हमसे 6 महीने पहले बिछड़ गई थी। शिल्पी, तू ऐसे क्यों बन गई? तू क्यों भटक रही है? घर वालों ने कहा दारू छोड़ दो, मैंने घर वालों को छोड़ दिया। फिर दारू ने कहा दुनिया छोड़ दो। अब भगवान कहते हैं दारू छोड़ दो। क्या करूं यार, क्या करती मैं? मेरे घर वालों ने पाई पाई जोड़कर मुझे यहाँ पढ़ने भेजा था। गलत संगत में पढ़ने की वजह से मैं फेल हो गई।
और दारू के चक्कर में पड़ गई। घर वालों को क्या मुंह दिखाती, तो मैंने खुदकुशी करना ही सही समझा। मैं हूँ बहुत बड़ी पियक्कड़, नहीं छूटती दारू मुझसे। मेरा लिवर पहले ही खराब हो चुका था, इसलिए मुझे मरना पड़ा। लेकिन अब जॉन के शरीर में कुछ नहीं बचा है, इसलिए मैं उसका शरीर खत्म करने जा रही हूँ। शिल्पी जॉन के शरीर को उड़ाकर छत पर ले जाती है और पहले की तरह वो कूदकर आत्महत्या कर लेती है। खैर, अब तो शिल्पी और जॉन दोनों के लीवर तबाह हो चुके हैं और पुलिस ने तो वो केस क्लोज कर दिया है। और मैं अकेला। बस दो ही दोस्त हैं मेरे, जॉन और शिल्पी। आप हमेशा इसी गांव में नहीं है क्या? नहीं तो, मेरी पैदाइश इस गांव की है। फिर पढ़ने के लिए मैं बड़े पापा के यहाँ शहर चली गई थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके अभी 6 महीने पहले ही लौटी हूँ इस गांव में। That's great. आपकी हॉबीज क्या क्या है? मुझे घूमना बहुत पसंद है और कुकिंग करना। ओहो, बाय द वे, खाने में क्या क्या बना लेती हैं आप? सब कुछ, और मैं लोगों को पागल भी बना देती हूँ। प्रतीक अपने माता पिता के साथ नैना के गांव उसके लिए रिश्ता लेकर आया था। गांव में रहने के बावजूद नैना के परिवार वाले काफी खुले दिल के थे। इसीलिए जब प्रतीक ने गांव के खेत खलिहान देखने की इच्छा जताई, तो माँ पापा ने नैना को ही कह दिया कि जाओ इन्हें खेत खलिहान घुमा लाओ। दोनों बातें करते करते और खेतों के नजारे देखते देखते गांव से काफी दूर निकल गए थे। आपका गांव तो काफी सुंदर है, यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लगी मुझे। क्या आप पहली बार आए हैं गांव? बचपन में यार, जब तक नाना नानी थे ना, तब तक 2-3 बार बस, उसके बाद कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। वो दोनों इसी तरह बातें करते करते एक कुएं के पास पहुंचे। वहां बहुत सारे लाल लाल टमाटर लगे हुए थे। नैना बैठकर टमाटर तोड़ने लगी और प्रतीक कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। वो कुएं के अंदर झांकता है तो देखता है कि वो कुआं सूखा है, पर कुएं की दीवारों से पानी रिस रहा है। आपके गांव का तो कुआं भी निराला है, सूखा है या पानी वाला समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये टमाटर देखो ना कितने सुंदर हैं। ये कहकर वो प्रतीक के साथ उसी मुंडेर पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, वैसे ही अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी और बादल गरज गरज कर बरसने लगे। सब इतना जल्दी हुआ कि दोनों को कुछ समझ ही नहीं आया। देखते देखते कुआं पानी से भरने लगा और उफनने लगा। आपके गांव में मौसम भी ऐसी अचानक बदल जाता है क्या? मैं भी आज पहली बार देख रही हूँ ऐसा तो। चलो भागते हैं यहां से। वो दोनों भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तभी एक बहुत बड़ी सी चुड़ैल अचानक उनके सामने आ जाती है और खूब जोर जोर से हंसने लगती है और बड़ी ही डरावनी आवाज में बोलना शुरू करती है। तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से थे, पर जाओगे मेरी मर्जी से। हा 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 हा। अंततः मुझे शाप से मुक्ति मिल ही गई। उसको देखकर नैना और प्रतीक उल्टी दिशा में भागते हैं। ये देखकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। भागते भागते दोनों खेतों के बीच में लंबी लंबी फसलों की आड़ में छुप जाते हैं। थोड़ी देर में अचानक वो चुड़ैल उनके सामने आ गई। तुम कौन हो? मैं तुम दोनों का काल। हा 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 हा।
मैं पिछले कई महीनों से भूखी हूँ। आज मुझे तुम दोनों का भक्षण करके सुकून मिलेगा। भक्षण? हमारा? हमने क्या किया? हमारा कसूर क्या है? कसूर तो तुम दोनों का है। तुम दोनों यहाँ आए और मुझे शाप से मुक्ति दिलाई। तो तुम मुक्त हुई तो हमें धन्यवाद कहो ना, हमारा भक्षण क्यों करना चाहती हो? तुमने कभी घोड़े को घास से दोस्ती करते देखा है क्या? ये शापित कुआं है क्या? तुम शापित कुएं की चुड़ैल हो क्या? मैं इस कुएं की मालकिन हूँ और ये शापित कुआं नहीं, शापित मैं थी। शापित कुआं? चुड़ैल? आप क्या बोल रही हैं? अरे ये तुम लोग क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? मैं भूखी हूँ, मुझे तुम दोनों को खाना है। आप हमें खा लेना, पर पहले ये बता दो कि आप हो कौन? मतलब हो कौन? सवानी ऐसी हो गई। अब कौन सा शाप? अब निर्दोषों पर कुछ तो दया करो। तुम मुझसे दया की उम्मीद कर रहे हो? तुम्हारे गांव वालों ने तो मेरे साथ दया नहीं की थी। मैं ब्याह करके आई थी, उसी दिन मेरे पति को सांप काट लिया। वो मर गया तो मुझे अपशगुनी कहकर अनजान गांव से अंधेरी रात में बाहर निकाल दिया। मेरे बूढ़े माँ बाप पर ब्याही बेटी के लौट आने पर क्या बीतेगी, ये सोचकर मैं वापस उनके पास नहीं जा पाई। तब मैंने इसी कुएं को अपना ठिकाना बनाया था। जिंदा थी तब तो मैं कमजोर थी, पर मरने के बाद मैं उनसे बदला लेना चाहती थी। पर मैं गांव में प्रवेश करना चाही तो गांव के तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया कि जब कोई जोड़ा आकर इस कुएं की मुंडेर पर बैठेगा तब इस कुएं से और मेरे शाप से मुक्त होगी। आज तुम दोनों यहाँ आए और मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं अपना बदला ले सकूंगी। कौन थे तुम्हारे ससुराल वाले? चौधरी जी, पान वाले। वो जिनकी दुकान गुमटी पर थी और उनका एक बेटा है जो अपंग है। हाँ, वो अपंग मेरा देवर लगता था। पर वो बूढ़ा बूढ़ी तो पहले से ही नरक भोग रहे हैं। तू सच कह रही है? हाँ। वो चुड़ैल उन्हें खाने के बजाय अपने गांव में लेकर उड़कर चली गई। अपने सास ससुर के घर जाकर देखा कि वो लोग कोढ़ से पीड़ित होकर असहाय अपनी अपनी खाट पर पड़े हैं और वो अपंग लड़का बगल में बैठकर फूंक फूंक कर रहा था। उन लोगों को तड़पता देखकर चुड़ैल को चैन आ गया। देख लिया आंखों से? हाँ, देख लिया और मेरे मन को सुकून भी मिल गया। इतना कहकर उसने प्रतीक और नैना को जमीन पर उतार दिया और खुद उड़कर उसी कुएं की तरफ चली गई। प्रतीक और नैना जल्दी से अपने घर की तरफ चल दिए और दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया था तो दोनों एक दूसरे से शादी करने को भी राजी हो गए। जीवनपुर गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत ही कम लोग रहा करते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, लेकिन इस गांव के लोग नहीं जानते कि अचानक उनकी जिंदगी बदलने वाली है और ये बदलाव अच्छा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। शाम के वक्त रोज की तरह सीमा पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। आज तो पानी भरने जाने भी कुछ ज्यादा ही देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, कल से तो तड़के ही जाया करूंगी पानी भरने। सीमा पानी भरने के लिए रस्सी में बंधा हुआ मटका कुएं में डालकर ऊपर खींचने लगती है।
सीमा वहां कहीं नहीं है। कुएं के पास वो रस्सी जिसमें मटका बांधकर सीमा पानी खींच रही थी, उस मटके में खून भरा हुआ था। सीमा के काफी देर तक घर लौटकर ना आने पर उसका पति मनीष परेशान हो जाता है। सीमा अभी तक क्यों नहीं आई है? मैं कुएं पर जाकर देखता हूं। वो कुएं पर पहुंचता है। सीमा, कहां हो तुम सीमा? ये मटका, ये तो सीमा लाई थी पानी भरने के लिए, यही है वो। सीमा वहां कहीं नहीं दिखती और मनीष उसे ढूंढकर थक हार कर अकेला ही घर वापस आ जाता है। अगले दिन गांव के प्रधान का बेटा हंसमुख पानी भरने कुएं पर पहुंचता है। कितना अच्छा भला मैं दोस्तों के साथ गांव में पीछे क्रिकेट खेलने जाता था, पर पापा ने यहाँ पानी भरने भेज दिया। चलो कोई नहीं, पानी भर कर फिर खेलने जाऊंगा। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। गुनगुनाते हुए हंसमुख पानी भरने कुएं पर पहुंचता है और अपनी रस्सी बंधी हुई बाल्टी कुएं में गिराता है। कुएं के पास हंसमुख की बाल्टी खून से भरी हुई रस्सी में बंधी रखी है और हंसमुख वहां कहीं नहीं है। यो छोरा अभी तक आयो क्यों ना? दोस्तन के साथ मटर गश्ती करबे में रुक गया होगा कहूं? अब ही देख कर आटो, आज जे पिटेगा मुंह से बहुत कसके। प्रधान हंसमुख को ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंचता है। वहां हंसमुख की जगह मिलती है तो खून से भरी बाल्टी। प्रधान के बेटे सीमा और गांव के और भी लोगों के साथ ऐसी ही घटना होती है। अब गांव में सब लोग धीरे धीरे डरने लगते हैं और गांव में दहशत फैल जाती है कि आखिर कुएं में पानी भरने जाने वाले लोग जा कहां रहे हैं। गांव के लोग भी कम होने लगते हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि वो हमारे गांव में लोगन को उठा के ले जा रहा है। पर ऐसा कौन करेगा और क्यों? एक्चुअली में पता करना चाहिए आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसा करते हैं, हम तीनों आज शाम को कुएं के पास जाते हैं और छिप कर देखते हैं कि आखिर बात क्या एक्चुअली। वो तीनों कुएं के पास पहुंचते हैं और कोने में छिप जाते हैं। थोड़ी देर में गांव का ही एक आदमी कुएं पर आता है और वो पानी भरने के लिए मटके को कुएं में डालकर ऊपर खींचने लगता है। जैसे ही वो पानी खींचने की कोशिश करता है, वो रस्सी के साथ कुएं में अंदर घुस जाता है और मटका बाहर आ जाता है जिसमें खून भरा है। ये तीनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं। यार अब तो कोई शक नहीं, ये काम किसी भूत या चुड़ैल का है। ये किसी इंसान का काम तो दूर दूर तक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब हम लोगों को कुएं से दूर रहना होगा। अरे पर ऐसा हो कैसे सकते है? पानी तो कुएं से इस्तेमाल करने पड़ेगा। ये चुड़ैल को इलाज सिर्फ दिव्य दृष्टि वाले बाबा कर सकते हैं, जिन्हें चुड़ैल कहूं दिख जाते और वो बात पकड़ लेते। तो फिर हमें बिना देर किए बाबा के पास चलना चाहिए और अपने गांव को इस संकट से बचाना चाहिए। वो तीनों बाबा के पास पहुंचते हैं। कहो, क्या तकलीफ है? चुड़ैल का साया है या भूत करीब है? बाबा, हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारे गांव में कुआं में वो भूत प्रेत या चुड़ैल है। ऐसा कहते हुए वो तीनों बाबा को पूरी बात बताते हैं। बाबा उनकी बात सुनकर कहते हैं, चिंता ना करो, सही जगह आए हो तुम लोग। चलो मेरे साथ उस कुएं पर, देखता हूँ ये कौन सी चुड़ैल है जिसने सबको परेशान किया हुआ है। बाबा उन तीनों के साथ कुएं पर पहुंचते हैं और कुएं में झांक कर देखते हैं। चुड़ैल है इस कुएं में, बहुत शक्तिशाली, कई साल पुरानी चुड़ैल जो कहीं से भगाई गई है और इसलिए यहाँ पर अपना ठिकाना बनाया है इसने।
चुड़ैल बाहर निकल आती है। सही कहा रे बाबा तूने। बड़ी दूर रहती थी मैं यहाँ से, लेकिन तुझ जैसे एक बाबा ने भगा दिया मुझे वहाँ से। पर अब तू मुझे यहाँ से नहीं भगा पाएगा। अब ये कुआं ही मेरा ठिकाना है। तू भागेगी नहीं, पकड़ी जाएगी, मेरी कैद में आएगी। बाबा चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपने मंत्रों से उस पर प्रहार करते हैं, लेकिन बाबा का कोई भी प्रहार चुड़ैल पर कोई असर नहीं करता है। कर ली कोशिश, अब ले मेरे वार से बच। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा पर अपने नाखूनों से वार करते हैं। बाबा एक तरफ गिर जाते हैं। मेरा मंत्र इस चुड़ैल पर काम क्यों नहीं कर रहा? कुछ तो बात है जो उसकी शक्ति कम नहीं कर रही। तभी बाबा का ध्यान कुएं के पास रखे उन घड़ों पर जाता है जिनमें खून भरा है। बाबा तेजी से उठते हैं और एक घड़ा तोड़ देते हैं। समझ गया, इसी से ताकतवर हो रही है तू। अब नहीं बचेगी। सब लोग जल्दी जल्दी खड़े फोड़ो। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, मैं सबको मार डालूंगी। ऐसा कहते कहते चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है। अब तो कुछ नहीं कर सकती। इधर आ, इधर आ। ऐसा कहते हुए बाबा चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर लेते हैं, वहां से ले जाने लगते हैं। अब तुम लोग खुशी से रहो, ये फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। ले जा रहा हूं मैं इसे और अपने साथ हमेशा के लिए रखूंगा। सब लोग बाबा का धन्यवाद देते हैं और फिर बाबा वहां से चले जाते हैं और सब पहले की तरह खुशी से रहने लगते हैं। सच में अगर एकजुट होकर कोई भी काम करे तो काम सफल जरूर होता है। मन भावन, जैसा नाम वैसा गांव। जो लोग यहाँ एक बार आते वो बार बार यहाँ आने के बारे में सोचते, और फिर सोचते भी क्यों ना, मन भावन गांव ही था इतना मन भावन। 1500 की आबादी वाले इस गांव में एक बहुत बड़ा और पुराना किला था। जो कि अब खंडहर बन चुका था। यह शूटिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह थी। सरकार का ध्यान ना होने की वजह से यहां कोई टैक्स वगैरह की भी चिंता नहीं थी और जब चाहे तब शूट भी कर सकते थे। यह किला अंदर से भूल भुलैया की तरह था। अगर कोई अनजान व्यक्ति अंदर खो जाए तो बाहर निकलना मुश्किल था। अमित और अनन्या अपने फोटोग्राफर के साथ यहां प्री वेडिंग शूट के लिए आए थे। अमित, तुमने इस जगह को ढूंढा कैसे? आपके लिए तो जन्नत भी ढूंढ ले, ये तो फिर भी किला है। किला या खंडर? देखो, हमारे शहर के सबसे नजदीक यही है। अब इसे किला समझो या खंडर समझो। सर, अच्छी जगह है, आप लोग टचअप कर लीजिए, तब तक मैं लोकेशन सेट करता हूँ। वो लोग रेडी होकर किले में जैसे ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही एक बड़ा सा चमगादड़ अनन्या के सर के नजदीक से निकल जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? तू इतनी डरपोक हो? अरे मैडम, चमगादड़ था, ऐसी जगहों पर रहते ही है। अच्छा, यहाँ इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? ये भी चमगादड़ की होगी, साफ सफाई तो होती नहीं है। वो लोग किले के अंदर कुछ दूर चले थे कि नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियां दिखी। तो वो लोग नीचे और फिर और नीचे उतर गए। वो जगह बहुत सुंदर थी।
अनन्या गोल गोल घूमकर खुश होते हुए बोली, अमित, ये जगह तो बहुत सुंदर है। हम यहाँ करते हैं शूट। ठीक है, पर मैंने सुना है जैसे जैसे और नीचे जाओगे वैसे वैसे और सुंदर लोकेशंस मिलेंगी। शुरू तो करते हैं पहले। वो लोग पोज देने लगते हैं और फोटोग्राफर शूट करना शुरू करता है। तभी एक औरत का साया अनन्या के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फोटोग्राफर चौंक जाता है। जैसे ही कैमरे की स्क्रीन पर देखता है तो अनन्या के पीछे कोई नहीं होता। वो फिर जैसे ही कैमरे के ऊपर देखता है तो फिर साया नजर आता है। वो डर जाता है। वह कौन है? कहाँ कौन है? ये जगह जितनी सुंदर है उतनी डरावनी भी। तुम लोग प्लीज डराओ मत। सर, मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग किसी और को बुला लो। अरे भाई, तुम्हारा कोई भ्रम वगैरह होगा। ऐसे भी शाम होने वाली है। जल्दी से शूट फिनिश करो और 7 में निकलते हैं। और अगर जाओगे भी तो यहाँ से कोई टैक्सी नहीं मिलेगी इस टाइम तो। फोटोग्राफर ना चाहते हुए भी फिर से कैमरा उठाता है और शूट करने लगता है। जैसे ही वो दोनों पोज देना शुरू करते हैं तो इस बार वो साया अनन्या को भी दिखाई दिया। और वो साया ठीक वैसे ही खड़ा था जैसे अनन्या खड़ी थी, अमित के दूसरी तरफ हाथ में हाथ डाल के। अमित, फोटोग्राफर सही कह रहा है, यहाँ कोई है। क्या? अनन्या ने अमित का हाथ छोड़ दिया था, पर उस साये ने अभी भी अमित को पकड़ रखा था। फोटोग्राफर डर के मारे वहां से भाग गया। अरे तुम क्या जा रहे हो? पैसे नहीं चाहिए तुम्हें? अमित, यहाँ से चलो, जल्दी चलो। अनन्या पागल हो गई हो क्या? मैं पहले भी आया हूँ और रात भर के लिए यहाँ रुका भी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो। अनन्या ने पीछे पलट कर देखा तो अभी भी वो साया अमित का हाथ पकड़े खड़ी थी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? कौन? कहाँ? तभी वो जगह हिलने लगती है। कहीं कहीं से वो खंडर ढहने लगता है और वो साया अब अमित को भी दिखने लगता है। आसपास के कमरों से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। भागो, ये खंडर ढहने वाला है। भागो, ये खंडर ढहने वाला है। भागो, ये खंडर ढहने वाला है। अनन्या अमित को खींचने की कोशिश करती है पर अमित अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। पूर्वा, तुम? कौन पूर्वा? अमित? हाँ, मैं। तुमने मुझे पहचान लिया? मुझे लगा अपने नए शिकार के सामने मुझे नहीं पहचानने की एक्टिंग करोगे। नई शिकार से मतलब क्या है तुम्हारा? हा 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 हा। अमित, तुमने बताया नहीं इसे मेरे बारे में। तुम तो मर गई थी ना? मैं मर नहीं गई थी, मार दी गई थी। अनन्या शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए बोलती है, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? अमित, तुम इसे कैसे जानते हो? मैं अरे ये फट्टू क्या बताएगा, मैं बताती हूँ ना। तुम ऐसे नहीं बोल सकती मेरे अमित को। अब पूर्वा को भी गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से के साथ साथ आंधी तूफान आने लगता है। तुम्हारा अमित, अगर मैं अभी जिंदा होती तो ये मेरा होता। दरअसल ये तो किसी का हो ही नहीं सकता। क्यों अमित? अब अमित पूरी तरह से डर चुका था। वो अनन्या का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ भागा, पर खंडर के ढहने की वजह से जो पत्थर गिरे थे उसकी वजह से सारा रास्ता ब्लॉक हो चुका था।
देखो, तुम जो कोई भी हो, अमित को माफ कर दो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अमित ऐसा नहीं है। अमित कैसा है यही तो बताने आई हूँ। तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हें इस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाने आई हूँ और अपना बदला लेने। मुझे माफ कर दो पूर्वा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? और तुम्हें? अनन्या, ये बहुत बड़ा जालसाज है। तुम्हें शादी का झांसा देगा, अपने प्यार में फंसा के, किसी से तुम्हारी कीमत वसूल के तुम्हें उसे बेच देगा, है ना अमित? कितने में सौदा किया इस बार? ये क्या बकवास है? अनन्या, आई एम सॉरी। मैं पहले ऐसा करता था पर अब नहीं। जब से तुमसे मिला हूं तब से ये सब बंद कर दिया है। तुम जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है अमित। कितने ही मासूमों की जिंदगी इसने बर्बाद की है। अगर यह जिंदा बचा तो ना जाने और कितनी लड़कियों का सौदा करेगा। पूर्वा ने गुस्से से छत को देखा और उस खंडर का एक टुकड़ा अमित पर गिरा और वो वहीं ढेर हो गया। कुणाल, धीरज और आयुष कॉलेज एग्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे। धीरज ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर कुणाल बैठा था और बैक सीट पर आयुष बैठा था। यार, इस बार का ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ भाई, अब हम बड़े हो गए। तूने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने कहा था? मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया था, बाकी ले लेंगे रास्ते से। ठीक है। तभी सामने एक मॉल दिखता है। धीरज, गाड़ी रोक, मुझे कुछ लेना है। भाई जल्दी आना। कुणाल कार से उतरकर मॉल की तरफ चला जाता है। क्या लीना क्या था इसे? अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या गृहस्थी बसाने जा रहा है। अबे वो देख सामने। वो क्या है? लग तो कोई खम्मा रहा है। खम्मा चलने कब से लगा भाई? ऊपर देख, लगता है सायरन लगी हैं। हो सकता है कि यहाँ के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से सायरन ले जा रहे हो। हाँ, वो तो सकता है। तभी कुणाल आकर गाड़ी में बैठता है। उसके हाथ में गन होती है। भाई ये क्या लाया तू? हम कोई शिकार करने जा रहे हैं क्या? अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ये एरिया बहुत खतरनाक है। ये गन कौन सी है? लेजर। यहाँ सायरन पिलर्स है क्या? ये क्या होती है? वो हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई तू मूवीज कम देखा कर, ठीक है? धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सायरन की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई फैक्ट्री है, पर ये आवाज थोड़ी अलग है भाई। ना तो एम्बुलेंस जैसी है ना पुलिस जैसी। इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है, ये कौन सी है? तभी धीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। उन्हें जोर का झटका लगता है। वो लोग नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके सामने दो लंबी लंबी टांगे होती हैं जो पतले पिलर्स जैसी दिखती हैं। ये क्या बोला है? चुप हो जा भाई। उसी वक्त सामने एक कुत्ता दौड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है। वो दोनों टांगे भी उस कुत्ते के पीछे चल देती हैं। उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है और उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं। ये क्या था भाई? हम वापस चले क्या? हाँ यार, चलो वापस। वो मॉल वालों की बातों से मुझे डर लग रहा था। अरे तुम लोगों को तो आना था, कितना बोल तो रहे थे भाई, हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना। तो फिर अभी से डरने लगे? अरे यार,
अरे ट्रेलर इतना डरावना था तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? भाई सुन, गाड़ी मोड़ ले। ठीक है, चलो वापस। धीरज गाड़ी मोड़ने लगता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तभी फिर से सायरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मुड़ते ही फिर से वही टांगे नजर आती हैं उन लोगों को। दो लंबे लंबे पैरों के ऊपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर 4 सायरन्स लगे होते हैं। पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके। वो इनकी कार को हाथ में उठाकर खिलौने की तरह ऊपर नीचे करने लगता है। कार के दरवाजे खोल देता है और जैसे ही ऊपर नीचे करता है ये लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण चोट तो लगती है, पर जान की फिक्र में उठकर भागने लगते हैं। आयुष के ऊपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है। भागते भागते कब जंगल में घुस जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। आयुष, तूने हमें फंसा दिया। यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर हम मर गए तो? अरे भागो यहाँ से। अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे। फिर से वही सायरन की आवाज आने लगती है। जंगल के पेड़ों के बीच फिर वही टांगे इन लोगों को दिखने लगती हैं। ये लोग पत्थरों की आड़ में छुप जाते हैं। मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा है, ऐसे क्रिएचर्स को सायरन पिलर्स कहते हैं। ये बहुत पावरफुल होते हैं और मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते हैं। यार तुझे जो करना है वो कर, पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज। तुम लोग चुप रहना। अगर वो इधर आए तो सब अलग अलग भागना। अब मैं गोली चला रहा हूं, ठीक है? ओके ब्रो। इधर सायरन पिलर पूरे जंगल में लोगों को ढूंढ रहा होता है और अचानक उनके पास आ जाता है। आयुष पत्थर की आड़ से लेजर गन शूट करता है। सायरन हेड का एक सायरन फट जाता है। वो पागल होने लगता है, दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने से सायरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। इन लोगों को वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिधर से गोली चल रही होती है उधर वो जाता है। ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि वो अपने बाएं हाथ में तीनों को उठा लेता है। आयुष लगातार लेजर गन चलाने लगता है। उसके तीनों सायरन्स को टारगेट करता है। उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। सायरन पिलर के सायरन्स ब्लास्ट कर जाते हैं। साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं। घुघरा गांव में हर साल की तरह इस साल भी इस वक्त बहुत रौनक है, क्योंकि कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है और फिर नया साल। और गांव में सभी लोग मिलकर दोनों ही मौकों को बहुत खास ढंग से मनाया करते हैं। हमेशा की तरह ही क्रिसमस के कई दिन पहले यहां दुकानें सज गई हैं
लोग भी अपने घर में क्रिसमस ट्री को सजाने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये क्रिसमस पहले जैसा नहीं होने वाला और ना ही ये रौनक ज्यादा देर रहने वाली है। इस बात से लोग बेखबर है। क्रिसमस आने में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। जोसेफ और जिनी बाजार में हैं और अपने घर के लिए कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। जिनी, मुझको लगता है कि सारी शॉपिंग खत्म हो गई है और अब तो कुछ और रह भी नहीं गया है। हाँ, कुछ मोटा मोटा सामान रह गया है, वो मैं बाद में आकर ले लूंगी। अभी के लिए घर चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं। इधर अपनी अपनी दुकानें बंद करके सभी दुकानदार भी घर पहुंचते हैं। रात का वक्त है। क्रिस्टल अपने घर पर सोई हुई है और तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। इस वक्त कौन होगा? शायद कोई पड़ोसी ही होगा। देखती हूँ। क्रिस्टल दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही क्रिस्टल डर के मारे कांपने लगती है। वो चीखना चाहती है पर चीख नहीं पाती। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर आती है एक भयानक सी चुड़ैल जिसकी आंखें लाल हैं, बाल सफेद हैं और वो जोर जोर से हंस रही है। क्रिस्टल, गिफ्ट दे मुझे कुछ। मैं यहाँ कुछ गिफ्ट लेने आई हूँ। देना। क्या हुआ? कुछ नहीं दे पा रही है तू? चल, मैं खुद ही गिफ्ट ले लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल क्रिस्टल का गला दबाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे? छोड़ तो नहीं सकती मैं तुझे। मरना तो तुझे पड़ेगा ही, पर यहाँ नहीं। पहले तू मेरे साथ चल। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने हाथ में क्रिस्टल का गला पकड़ती है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस्टल के घर का दरवाजा खुला है और घर पर कोई नहीं है। आसपास के लोग ये देखकर परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्रिस्टल कहां चली गई। क्रिस्टल के पड़ोसी आपस में बात कर रहे हैं। अरे ये क्रिस्टल बिटिया, कल रात तक तो हमने उसे देखा था, ऐसा कहाँ चली गई? और घर का दरवाजा भी खुला है, फोन भी यही पड़ा है। हाँ भाई साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। सबकी रजामंदी से पुलिस में कंप्लेंट करवा दी जाती है। दिन बीतता है और रात का वक्त आता है। इस बार दिनकर के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। ऐसे नहीं खोलूंगा, पहले खिड़की से देखता हूँ कि ये है कौन। वो खिड़की खोलकर देखता है तो बाहर उसे पड़ोस का विजय खड़ा दिखाई देता है। दिनकर दरवाजा खोलकर देखता है। विजय अंदर आता है। विजय, तू इस टाइम? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मेरे साथ तो सब ठीक है, पर तेरे साथ अब कितना क्या ठीक रहेगा ये देखना होगा। दिनकर पलट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पीछे विजय नहीं बल्कि एक चुड़ैल खड़ी होती है। मैं यहाँ अपना गिफ्ट लेने आई हूँ। तू है मेरा गिफ्ट, चल मेरे साथ। चुड़ैल दिनकर का गला पकड़ती है और एक बार फिर से वो दोनों गायब हो जाते हैं। अब तो गांव में हर रोज का सिलसिला हो गया था कि कोई ना कोई गायब होता जा रहा था। पहले क्रिस्टल, फिर दिनकर, फिर जोसेफ, विमला और इसी तरह गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं। और इसलिए कल क्रिसमस है
लेकिन फिर भी गांव में हर तरफ सन्नाटा फैल गया है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। पुलिस की जांच में भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी शैतान का काम है, और जब काम शैतान का है तो इसमें हमारी मदद पुलिस नहीं बल्कि कोई ऐसा ही कर सकता है जो शैतानों से निपटना जानता हो, कोई ऐसा जो शैतानों को काबू में कर सकता हो। बात तो मुझे भी आपकी सही लगती है, लेकिन ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो हमारी मदद कर सके? वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहां अपना एक बैग लिए बंटी आते हुए दिखता है। सुनीता काकी, मैं भी शहर से लौट कर आया और जाते ही जो सब मैं सुन रहा हूँ, क्या वो ठीक है? क्या सच में हमारे गांव में इस तरह से लोग गायब हो रहे हैं? जिनी और सुनीता उसे पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये किसी चुड़ैल, किसी शैतान का काम है। तो फिर तो हम सबकी मदद मोमबत्ती वाले बाबा ही कर सकते हैं, जिन्हें अपनी मोमबत्ती की रोशनी में सारी चुड़ैल, भूत दिखाई देते हैं और वो उन्हें जलाकर राख कर देते हैं। मैं अभी उन्हें फोन करके यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। बंटी के बुलाने पर मोमबत्ती वाले बाबा वहां आ जाते हैं। क्रिसमस से एक रात पहले का वक्त है। पूरे गांव में अंधेरा कर दिया जाता है और बाबा अपनी मोमबत्ती की रोशनी में चुड़ैल को देखते हैं। चुड़ैल, जानता हूँ कि तू यहीं कहीं है। सामने आ, मेरे सामने आ जल्दी, वरना तेरी खैर नहीं। बाबा के मंत्रों, मोमबत्ती की ताकत से चुड़ैल सामने आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्यों बुलाया? क्या चाहता है तू? जानता नहीं तूने अपनी मौत को बुलाया है। मरेगी तो अब तू। ऐसा कहकर बाबा अपनी हथेलियों को कुछ मंत्र पढ़कर चुड़ैल के चारों ओर घुमाते हैं और चुड़ैल के इर्द गिर्द मोमबत्ती का एक घेरा बन जाता है और चुड़ैल झटपटाने लगती है। बाबा, ये तूने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया तूने ये। कहते हुए चुड़ैल जलकर मर जाती है और राख बन जाती है। उसकी राख बनते ही जिन लोगों को अपने साथ लेकर गई थी वो सब वापस आने लगते हैं। सब गांव वाले खुश हो जाते हैं और बंटी को धन्यवाद देते हैं और अगले दिन खूब धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं।